हाँ, तो विजेंद्र जी, जैसा कि मेरा सवाल था आपसे लगातार चर्चा में कि जो आपके यहाँ सेवादार नियुक्त किए जाते हैं, क्या वो उसमें साई परिवार का, गुरु जी के जो परिवार है उसका रोल होता है, या मैनेजमेंट खाली उसमें इन्वॉल्व होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पूज्य हजूर पिताजी ने सत्संगों के माध्यम से बिल्कुल ओपन मंच पे सत्संग आपने देखे होंगे हमारे यहाँ पर कि स्टेज लगे होते, लाखों की तादाद में लोग बैठे होते हैं। वहाँ से गुरुजी ने कई बार फरमाया, कई बार लोगों के दिमाग में होता ना कि यार अब तो गुरुजी इनके बाद तो इनका बेटा आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, जबकि ये परंपरा डेरे में नहीं है। तो पूज्य गुरुजी ने अपने जो परिवार को बिल्कुल आश्रम की जो गतिविधियां उनसे सेपरेट रखा है, और ये ओपन मन से कहा है, कभी भी किसी के दिमाग में फितूर ना रहे कि ये हमारे परिवार के बच्चे तो हम पर राज करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा परिवार है, लेकिन ये ग्रस्त जीवन में है, दुनियादारी के जीवन में है, इनका आश्रम की गतिविधियों से लेना देना नहीं है। और रही बात किसी को बनाने की या किसी को हटाने की, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को है, जो जिसे हम एडम ब्लॉक के रूप में जानते हैं, समझते हैं। शाही परिवार का, पूज्य हजूर पिताजी के बेटे का, पूज्य हजूर पिताजी की माता जी का, पूज्य हजूर पिताजी की दोनों बेटियों का, इसमें कोई भी रोल नहीं है। एक अखबार में छपी खबर के अनुसार मेरा सवाल है, उसमें मैंने पढ़ा था, ये परसों अखबार एक पेपर में छपा था कि जो परिवार है, गुरु जी का जो परिवार है, वो लोग तो उनसे मिलने नहीं जाते हैं। नहीं, आपकी क्या जानकारी है? हाँ, मेरे पास जानकारी है कि पिछले 14-15 महीनों जब से कोरोना काल चल रहा है, एहतियातन तौर पे सभी कैदियों के साथ ही, खाली पूज्य हजूर पिताजी पर बात लागू नहीं होती, लेकिन मैंने भी कहीं पढ़ा है, कई जगह सुना है कि हमारे ही लोग जो अपने आप को आश्रम के सेवादार बताते हैं, और बाकी हैं वो आश्रम के सेवादार रहे होंगे या हैं अभी, कुछ जिम्मेवार भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि यार कि परिवार क्यों नहीं मिले जा रहे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। क्या उकसा रहे हैं? कि पूज्य गुरु जी जेल में, परिवार की बनती नहीं है, परिवार जी वहाँ चले गए, ये वो तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं। उसमें देखने वाली बात यह है कि एज पर टेक्निकल इशूज़ क्या है उसमें, टेक्निकल इशू ये रहा उसमें कि जो पूज्य गुरु जी का परिवार है वो क्यों नहीं मिलने जा रहा है। वो टेक्निकल इशू ये है उसमें कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पिछले 14-15 महीने देश की हालत खराब है कि कहीं किसी के आने से जेल संक्रमित ना हो जाए या कोई कैदी संक्रमित ना हो जाए, इसलिए तमाम कैदियों के परिवारों को मिलाई पर आने से मना किया गया है, रोका गया है कि भाई आप घर रहे हैं, आपके कैदी सुरक्षित है, कोई ऊपर नीचे बात होगी, कोई तकलीफ होगी तो आपको सूचित किया जाएगा, चिट्ठी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये जेल का एक सिस्टम है। जेल में आपको परमिशंस होती हैं कि आप फोन कॉल पर बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ये भी एक संपर्क साधने का एक साधन है, जरूरी नहीं कि फिजिकल मिलेंगे, जाकर मीटिंग करेंगे, वही आपकी मुलाकात है। विजेंद्र जी, अगला सवाल है, दैनिक जागरण अखबार ने ये छापा है विस्तार से कि समय समय पर जो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी जो है चिट्ठियां लिखते हैं, और वो चिट्ठियां डेरे के नाम से जाती हैं, वहाँ डेरे की गतिविधियां संगत के नाम, परिवार के नाम से लिखते हैं। लेकिन कुछ आपके लोग ये साबित करते हैं कि चिट्ठी के नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो इसमें सच क्या झूठ क्या है? नहीं, देखिए, अभी ये चिट्ठियों का सिलसिला कब शुरू हुआ? जब कोरोना काल चला है पीछे, उस दौरान परिवार से मुलाकात नहीं होती, लेकिन फोन कॉल्स पर बात हो रही थी और वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। एज पर लॉ आपको वेरीफाइड नंबर देने होते हैं। जब आप कहते हैं कि भाई मुझे इस नंबर पे बात करनी, तो उसकी जैसे हमारी सत्यापित किया जाता है ना हमें, कि जब हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं कहीं नौकरी जाने के लिए, तो ऐसे ही जब हम कॉल के लिए कोई नंबर देते हैं तो जेल प्रशासन और राज्य प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो नंबर दिया जा रहा है क्या वाकई परिवार का, किसी और का तो नहीं है। तो वो सर्टिफाइड नंबर्स हैं जिस पर पिताजी बात करते हैं। दूसरी बात, उस पर बात करने का जो तरीका है, आप उस पर सिर्फ एज ए पिता और पुत्र, एज ए पिता पुत्री, एज ए माँ बेटे के तौर पर आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। वो भी रिकॉर्डेड होती है सरकार के पास, कहीं आप कोई संदेश तो नहीं दे रहे हैं। वहाँ आपको जो सुविधा दी गई है बात करने की, वो पिता और बेटे के तौर पर, पिता और पुत्री के रूप में दी गई है, माँ बेटे के रूप में दी गई है। उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये कानूनन है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है? नहीं, एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा। तो इसमें यह समझना होगा कि चिट्ठियां क्यों आ रही है। चिट्ठियां सिर्फ इसलिए आ रही है कि उसमें संदेश है संगत के नाम। संगत के नाम का संदेश है, कोरोना काल चल रहा है, आप एहतियात रखिएगा, आप कोरोना काल चल रहा है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से रहिएगा। सरकार ने कहा घर में रहो, और हम बाहर पतंग बने घूम रहे थे साहब, तो कट ही जाओगे ना एक दिन। तो ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार के साथ मिल गए, सरकार के साथ नहीं मिले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करने के लिए पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि जब आप कहीं राहत सामग्री बांटने जाएं किसी को, तो आप अच्छे से सैनिटाइज करें अपने आप को, अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहने, मास्क लगा कर रखें। ये तमाम चीजें पिताजी ने कही है। तो उन चिट्ठियों के माध्यम से संगत को संदेश दिया जा रहा है। जो चिट्ठियां आ रही हैं वो एक्चुअली जेल प्रशासन की स्टैंप के साथ होती है,
और वहाँ से वकील जो मुलाकात करने जाते हैं गुरुजी से, वकील मिलते हैं एज पर टर्म कंडीशन के हिसाब से, तो मिलते हैं वहाँ से, वो चिट्ठी लाते हैं और ला करके चिट्ठी, देखिए चिट्ठी माताजी के नाम आती है, तो माताजी के हाथ में ही वकील साहब आकर के चिट्ठियाँ शाही परिवार को देते हैं। फिर वो चिट्ठियाँ पढ़ने के बाद कि भाई ये संगत के नाम है या हमारे ही नाम कोई मैसेज है, जब देखते हैं उसमें संगत के नाम जो मैसेज आ रहे हैं, तो भाई फिर वो चिट्ठी जो स्टेज भंगीदास है हमारे यहाँ आश्रम में, बनवारी लाल जी थे या पवन खा जी कौन है मुझे नहीं अभी ठीक से ख्याल है, जो नाम चर्चा करा रहे हैं, उनको सुपुर्द कर दिया था भाई संगत के नाम मैसेज आया, ये आप इनको संगत में सुना दीजिए। उस चिट्ठी की फोटो कॉपी, उस चिट्ठी की स्कैन कॉपीज पूरे सोशल मीडिया पर, दैनिक जागरण में, अलग अलग अखबारों में समय समय पर छपती भी रही है। क्यों? क्योंकि बाबा जी का संदेश आया है जी। तो विजेंद्र जी, ये देखा जाए दूसरी भाषा में ये कहा जाए कि आपके जो सेवादार हैं जी। वो दो धड़ों में बटे हुए हैं। तो नहीं, धड़े में नहीं बटे हुए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग गुमराह करने वाले होते हैं साहब, लोग लग जाते हैं पीछे। मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, किसकी क्या मंशा कोई नहीं जानता है। आप गुरुजी कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई हम गुरुजी को लेकर के आएंगे, कैसे लाओगे तुम, क्या? मेरा सीधा सीधा सवाल है, और सासंग जी आप भी समझिएगा, और जो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया पर दर्शक एक्टिव हैं वो भी समझिएगा कि ना तो आप साध्वी यौन शोषण केस में आप शामिल हैं मुकदमों में, ना ही आप छत्रपति हत्याकांड की जो अपील है माननीय उच्च न्यायालय में, आप इन दोनों में से किसी में शामिल नहीं है। तो किसका मुकदमा लड़ रहे हैं आप तो वो मुकदमा लड़ रहे हैं साहब पीआईएल में, जो आपने अपने तरीके से ताना बाना बुन करके पेश कर दिया है, उसे लड़ रहे हैं आप। पिताजी का मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं। पिताजी के मुकदमे कौन से हैं साहब? पिताजी के मुकदमे सिर्फ अभी जो दो जिनकी अपील हमने की है, उन दो में तो आप है नहीं, और जो करंट में चल रहे हैं नपुंसक वाला मुकदमा और एक रंजीत हत्याकांड, उसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है। तो आप हैं कहाँ? कैसे आप गुमराह कर रहे हैं लोगों की हम मुकदमा लड़ रहे हैं? अच्छा विजेंद्र जी, क्या कर रहा कि गुरुजी को 48 घंटे की पैरोल मिली, फिर 12 घंटे में वापस आ गए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से शायद ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा, कई जगह सुना कि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब हम पंचकुला गए, हमारे बीच में कुछ लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने घुस करके, असामाजिक लोगों ने घुस करके उपद्रव किया, उसमें हम लोगों का नाम हो गया कि भाई डेरे वालों ने ये खराब कर दिया सब चीज़ें। इसी स्थिति को देखते हुए अभी का, जब पिताजी अभी यहाँ पीजीआई रोहतक में जब एडमिट थे, तो वहाँ भी लोगों का जमावड़ा शुरू होना हो गया, क्योंकि जबकि हम भी कह रहे थे और बहुत सारे साथी लिख रहे थे किसी ने रोहतक की तरफ नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना पीजीआई की तरफ, लेकिन लोग इकट्ठा होते, वो लोग कौन थे जो इकट्ठा हो रहे थे? कहीं वो संगत की आड़ में घुस करके तो उपद्रव नहीं करने वाले थे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों से सावधान रहने की, और यही वजह रही होगी शायद। उसमें भी ये कहा गया है कि इसलिए इनको जल्दी से जल्दी वापस शिफ्ट कर दिया गया आनंद फानंद में, जब लोगों की तकलीफ बढ़ी। लेकिन आपका सवाल है कि 48 से 24 घंटे में, 12 घंटे में कैसे तब्दील हो गई? उस दिन भी ये देखने में आ रहा था कि लोग दाएं बाएं इधर उधर इकट्ठा होना शुरू। गांव के जो एक राणा फार्म था, पता नहीं राणा क्या कौन सा फार्म है वो, उस वाले फार्म हाउस के पास मानेसर रोड पर इकट्ठे होने शुरू हो गए लोग। तो भैया प्रशासन की जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा, आपकी और मेरी जिम्मेवारी नहीं है उनको सुरक्षित रखना। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि गुरुजी को कोई आंच ना आ जाए, उनकी तरफ कोई गलत नजर से ना देखे, उन पर कोई पथराव ना करे। ये सब किसकी जिम्मेवारी है? प्रशासन की जिम्मेवारी है। अब आप देखें वीडियोज आ रही हैं काफिले के आते जाते हुए, वो क्यों आ रही हैं? वो इसलिए तो आ रही हैं सब क्योंकि वहां लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैं तो नहीं गया, आपने गया, आपके पास है क्या वीडियो वहां की कोई सड़क पे चलते हुए? क्योंकि हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमें अव्यवस्था फैलेगी, ट्रैफिक जाम होंगे, फिर कोई भी अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसका ठीकरा शाही परिवार पे फोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे ही लोग साथ। शाही परिवार के ऊपर फोड़ना चाहेंगे या फिर मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर फोड़ना चाहिए। यहाँ मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि सारे ईमानदार हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ प्रोग्राम में अपने भी कि 5 उंगलियां बराबर है, मैनेजमेंट में सारे लोग ठीक नहीं हो सकते। एक बार को मान लूंगा मैं इस बात को, अब मानता भी हूँ, लेकिन शाही परिवार पर उंगली उठाना बहुत गलत है और सबसे आसान काम है, आप किसी पर भी आरोप लगा दें। सुरक्षा की दृष्टि से 48 घंटे की पैरोल को शायद मेरे अनुमान से जैसे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, सबको पता लग गया भाई मेरी भी आस्था है मेरे ग्रुप में, 7 करोड़ लोगों तक तो मेरा मैसेज नहीं जा सकता ना, मेरा मैसेज 10-12 हज़ार लोगों में जा सकता है। 10-12 हज़ार लोगों ने सुना और उनमें से शायद 1-आध हज़ार लोग मूव करे हों उधर के, चलो हम चले जाएंगे, होता प्रोग्राम से पहले चले गए हों। लेकिन जो सरकार की जो मंशा रही वो यही रही है कि भाई कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इस वजह से शायद वो 48 घंटे की पैरोल को 12 घंटे में ही खत्म किया। और हो सकता है सदगुरु का काम है जो माता जी से मिलने का, उनसे बात करने का, उनको दवाइयों के बारे में दिशा निर्देश देने का, डॉक्टरों को दिशा निर्देश देने का, या बात करने का कि भाई आप माता जी का इलाज ठीक से करें, या परिवार से कुछ बात करनी होगी। एक सबसे अहम बात यह रही इसमें कि पूरा परिवार एक साथ पहली बार पिताजी से 4 साल के दौरान में मिला है।
विजेंद्र जी, एक पर्सनल सवाल आपसे। जी आप तमाम लंबे समय से कार्यक्रम चला रहे हैं जी। सोशल मीडिया पर, तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है? इफेक्ट ये तो साथ संगत बता सकती है साहब। अपना काम तो बोलना है, हम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सुन के कितना मान रहे हैं, हम इस बात को हम इस बात से भी मान सकते हैं कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव कमेंट जब आते हैं कि हाँ भाई जी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब कि लोग सुन रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अपना काम सिर्फ बोलना है साहब। लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये अलग विषय है। अच्छा, अभी जो गुरु जी आई थी, जी उन्होंने कोई सात संगत के नाम से संदेश ऐसा दिया है? देखिए, अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा दोबारा से मुलाकात हो जाए, क्योंकि देखिए परिवार से मुलाकात हुई है उनकी, आम संगत से ओपन में कहीं नहीं हुई, परिवार से मुलाकात हुई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, परिवार भी है उसमें। देखिए जो मेरी जानकारी में जो बातें उनसे कौन कौन मिला है, पूजने माता जी मिले हैं क्योंकि बीमार थे, उनको पिताजी मेदांता में मिले जा करके सीधे। फिर उसके बाद फार्म हाउस पर आए, फार्म हाउस पर मिल करके सभी से मिले हैं परिवार से, जिसमें भाई आदरणीय भाई जसमीत जी हैं, आदरणीय बहन चरणप्रीत कौर जी हैं, फिर उसके बाद आदरणीय बहन अमनप्रीत जी हैं, फिर आदरणीय जीजा जी हैं हमारे डॉक्टर शान मीत, फिर रूह मीत जी हैं आदरणीय, और पूरा सही परिवार में, जिसमें हनीप्रीत जी का भी नाम सुनने में आया कि वो भी मिली हैं, और आपका शोभा बहन और विपासना बहन, ये भी शायद मिले हैं ऐसे सुनने में आया। लेकिन सबसे अहम बात, इन्हीं नामों पर बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनाई हुई है लोगों में कि भाई ये तो मिलते नहीं है, ये तो भगा दिए गए इंडिया से, ये वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, आना जाना बंधक थोड़ी है साहब, कहीं भी आ जा सकते हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप क्यों? लोग मुझ पर भी कहते तुम अभी तो दिल्ली थे, तुम सिरसा कैसे पहुंच गए, तुम अभी राजस्थान क्यों पहुंच गए, तुम अभी यूपी क्यों पहुंच गए? ये तो क्या, ये आपकी जो आपका मौलिक अधिकार है ना साहब, उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं कि आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं। भाई मैं जा सकता हूं कहीं भी। तो साथियों, यह प्रेम विजेंद्र कुमार जिन्होंने बखूबी एक जानकारी दी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो कि ये केस चल रहा है, आप सभी के नॉलेज में है। इस पर ताज़ा जो जानकारियां थी उनसे साझा किया, बात मैं हुई। एक आपकी बात और रोकना चाहूँगा। एक बार एक छोटा सा जो पहला सवाल था उसमें एक बात छूट गई थी कि परिवार को सूचना नहीं मिल रही थी कि भाई वो उनके फादर साहब बीमार हैं, या उनसे नहीं मिले, आपका सवाल ये था शायद। तो उसमें जो मुझे समझ में आया, जो मैंने समझाया, जो मैंने बात की है परिवार से, उन्होंने कहा कि हम गए हैं, परिवार पूरा गया है, 8:30 बजे पहुंचा है परिवार, जिसमें आदरणीय भाई जसमीत जी, आदरणीय बहन चरणप्रीत कौर जी और आदरणीय बहन अमनप्रीत कौर जी पूज्य हुजूर पिताजी से एज ए प्रोटोकॉल जो पुलिस प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया गया है, उस समय सीमा तय की गई थी, जितनी देर बात करती उतनी देर वो पिताजी के साथ मिले हैं। तो ये भी अफवाह जो लोग फैला रहे हैं, शासन जी सावधान रहिएगा कि बिल्कुल किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि पूज्य जी पिताजी से कोई नहीं मिल रहा है, पूज्य पिताजी को कुछ नहीं पता है, पूज्य जी पिताजी के वकील क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तमाम तरह की अफवाहें, किसी पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सावधान रहिएगा, सुचेत रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन्यवाद साथियों। प्रेम विजेंद्र कुमार जी ने बखूबी ये जानकारी दी, और आप लोगों से निवेदन है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।